हेलो बच्चों, फिर से लेकर आई हूँ हिस्ट्री। और हम फर्स्ट चैप्टर में हैं। जो लघु उत्तरी था उसको तो मैंने दे दिया है। अब 4 मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ 10 लिखा गया है जबकि यहाँ 1 होना चाहिए। ये 4 मार्क्स का है। चलिए इसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं। हमारा पहला है, ऋग्वेदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार क्या था? आंसर है, ऋग्वेदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार जनजातीय प्रणाली और कबीलाई संगठन था। उस समय समाज में कई जनजातियों और कबीले थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक नेता या मुखिया होता था। ये नेता अपने कबीले के लोगों का नेतृत्व करते थे और उनकी रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे। इन नेताओं ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया और अपने कबीले के लोगों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार ये नेता राजा या शासक बन गए और उनके कबीले राज्य में परिवर्तित हो गए। ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति के अन्य कारकों में जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का विकास और व्यापार का विस्तार शामिल थे। इन कारकों ने समाज में परिवर्तन लाया और राज्य की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सैनिकों के कार्यों का उल्लेख करो। आंसर है, ऋग्वैदिक काल में सैनिकों के कार्य निम्नलिखित थे। पहला है रक्षा। सैनिकों का मुख्य कार्य राज्य और उसके नागरिकों की रक्षा करना था। दूसरा है युद्ध। सैनिक युद्ध में भाग लेते थे और शत्रुओं के खिलाफ लड़ते थे। तीसरा है सीमा सुरक्षा। सैनिक राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे और विदेशी आक्रमणकारियों को रोकते थे। चौथा है राजा की सुरक्षा। सैनिक राजा की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार थे। इन कार्यों के अलावा सैनिकों को समाज में उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वे राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, वैदिक युग में सभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। आंसर है, वैदिक युग में सभा एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा के संगठन और कार्य निम्नलिखित थे। पहला है संगठन। सभा का संगठन राजा और उसके मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इसमें राज्य के उच्चाधिकारी, पुजारी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होते थे। पहला है कार्य। सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में चर्चा करना और निर्णय लेना, राजा को सलाह देना और उसके निर्णयों की समीक्षा करना, राज्य के कानूनों और नियमों को बनाना और लागू करना, राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना। पहला है महत्व। सभा वैदिक युग में एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह राज्य और उसके मंत्रियों को सलाह भी देती थी और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेती थी। दूसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया। सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित थी। सभा के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। इसके बाद दूसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया। सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित थी। सभा के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे। इसके बाद सभा के सदस्य निर्णय लेते थे जो राज्य के हित में होता था। चौथा नंबर है, वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? आंसर है, वैदिक युग में समिति एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित थे। पहला है राजा को सलाह देना। समिति का प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना था। समिति के सदस्य राजा को राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते थे और उसके निर्णयों की समीक्षा करते थे। दूसरा है राज्य के कानूनों और नियमों को बनाना। समिति राज्य के कानूनों और नियमों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति के सदस्य राज्य के कानूनों और नियमों को बनाने के लिए चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। तीसरा है राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना। समिति राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समिति के सदस्य राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करते थे और राज्य के वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए निर्णय लेते थे। चौथा है राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेना। समिति राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती थी। समिति के सदस्य राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे और निर्णय लेते थे। पांचवा है उत्तर वैदिक युग में राजस्व के स्वरूप में क्या बदलाव आया? आंसर है,
उत्तर वैदिक युग में राजस्व के स्वरूप में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन बदलावों का विवरण निम्नलिखित है। राजतत्व का विकास। उत्तर वैदिक युग में राजतत्व का विकास हुआ। राजा की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। राजा अब एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था जो राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राजत्व का पवित्रीकरण। उत्तर वैदिक युग में राजत्व का पवित्रीकरण हुआ। राजा को अब एक पवित्र और दिव्य व्यक्ति माना जाता था। राजा की शक्ति और प्रभाव को अब दिव्य माना जाता था और उसे एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। राजत्व का केंद्रीकरण। उत्तर वैदिक युग में राजत्व का केंद्रीकरण हुआ। राजा की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई और राज्य के शासन और प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। राजा अब राज्य के केंद्र में था और उसकी शक्ति और प्रभाव राज्य के सभी हिस्सों में फैल गया था। राजतत्व का वंशानुगत होना। उत्तर वैदिक युग में राजतत्व का वंशानुगत होना शुरू हुआ। राजा का पद अब वंशानुगत हो गया था और राजा के बेटे या अन्य परिवार के सदस्य राजा बनते थे। यह प्रणाली राजत्व को और अधिक स्थिर और संगठित बनाने में मदद की। राजत्व का धार्मिक समर्थन। उत्तर वैदिक युग में राजत्व को धार्मिक समर्थन मिलना शुरू हुआ। राजा को अब एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था और उसकी शक्ति और प्रभाव को धार्मिक माना जाता था। यह धार्मिक समर्थन राजत्व को और अधिक मजबूत और स्थिर बनाने में मदद करता था। छठवां है उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन करो। आंसर है उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। सैन्य व्यवस्था की विशेषता। सैन्य का विकास। उत्तर वैदिक काल में सैन्य का विकास हुआ और यह एक शक्तिशाली और संगठित बल बन गया। दूसरा है 4 प्रकार के सैनिक। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के सैनिक थे। पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथ सैनिक और नौ सैनिक। तीसरा है सैन्य का संगठन। सैन्य का संगठन एक संगठित और अनुशासित तरीके से किया जाता था। सैनिकों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। चौथा है सैन्य का प्रशिक्षण। सैनिकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे जैसे कि युद्ध कौशल, घुड़सवारी और रथ चलाना। पांचवा है सैन्य का साजो सामान। सैनिकों को विभिन्न प्रकार के साजो सामान प्रदान किए जाते थे जैसे कि तलवार, ढाल और बाण। छठवा है सैन्य का नेतृत्व। सैन्य का नेतृत्व एक अनुभवी और कुशल नेता द्वारा किया जाता था जो सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व प्रदान करता था। सातवां है सैन्य का महत्व। सैन्य का महत्व उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक था क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक था। सातवां नंबर है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का वर्णन करो। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्यों के 7 प्रमुख तत्वों का वर्णन किया गया है। ये तत्व निम्नलिखित है। पहला है राजा। राजा राज्य का मुखिया होता है। वह राज्य के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। राजा को न्यायप्रिय, धर्मपरायण और लोक कल्याणकारी होना चाहिए। दूसरा है अमात्य। अमात्य या मंत्री राजा के सलाहकार होते हैं। वे राजा को राज्य के शासन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सलाह देते हैं। मंत्रियों को विद्वान और निष्ठावान और राज्य के हित में कार्य करने वाले होने चाहिए। जनपद। तीसरा है जनपद। जनपद या प्रजा वे राज्य के नागरिक और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रजा को राज्य के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तीसरा है जनपद। जनपद या प्रजा राज्य के नागरिक होते हैं। वे राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजा को राज्य के प्रति निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। चौथा है कोष। कोष या खजाना राज्य के वित्तीय संसाधनों का भंडार होता है। यह राज्य के शासन और प्रशासन के लिए आवश्यक है। खजाने को सुरक्षित और संगठित रखना चाहिए। पांचवा है दंड। दंड या सेना राज्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। सेना को मजबूत, अनुशासित और राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। छठवा है दुर्ग। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के बारे में क्या उल्लेख किया। आंसर है कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने राज्य को एक शक्तिशाली और संगठित संस्था के रूप में वर्णित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुख समृद्धि को सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने राज्य प्रणाली के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पहला है राज्य की परिभाषा। कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया है जो अपने नागरिकों और सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। दूसरा है राज्य के उद्देश्य।
कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया है: सुरक्षा, न्याय और सुख समृद्धि। 9वां नंबर है राजा के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में कौटिल्य का विचार था। कौटिल्य का विचार क्या था? आंसर है कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार राज्य के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित है। राज्य के अधिकार, पहला है कानून बनाना। राज्य को कानून बनाने का अधिकार है जो समाज के हित में हो। दूसरा है न्याय करना। राज्य को न्याय करने का अधिकार है जो कानून के अनुसार हो। तीसरा है कर वसूलना। राज्य को कर वसूलने का अधिकार है जो राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। चौथा है सुरक्षा प्रदान करना। राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है। राज्य के कर्तव्य, पहला है न्यायप्रिय होना। राज्य को न्यायप्रिय होना चाहिए और कानून के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है लोक कल्याणकारी होना। राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए और अपने नागरिकों के हित में काम करना चाहिए। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना। राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। चौथा है कानून का पालन करना। राज्य को कानून का पालन करना चाहिए और अपने नागरिकों को भी कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 10वां नंबर है कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा के लिए आवश्यक क्यों माना? आंसर है कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा के लिए आवश्यक माना है क्योंकि वह राजा को सलाह देने और राज्य के शासन में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रिमंडल राजा को विभिन्न मामलों में जानकारी प्रदान करता है और राज्य के हित में निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल राजा को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करता है और राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, ये 4 मार्क्स के थे जो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए 4 मार्क्स के, तो मैं अगले वीडियो में दूंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए अब कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो डाल सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।